सुनीता बहुत खुश थी। आखिर वो होती भी क्यों ना, उसके लाडले बेटे की बहू जो आ रही थी। बहू सुनीता की अपनी पसंद की थी। सुनीता बेसब्री से अपने घर में होने वाली बहू के आने का इंतजार कर रही होती है कि तभी उसकी बेटी काजल अपनी माँ से कहती है, माँ माना कि आपकी मनपसंद की लड़की इस घर में आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर का इतना बड़ा राज छुपा कर रखो। सोचो जरा, अगर उसे इस घर की रसोई के नीचे का राज पता चल गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा काजल, तू हमेशा उल्टी सीधी बातें बोलती है। जा जाकर अपना काम कर, बहू आती ही होगी। मुझे क्या है, जब उसे इस घर का सच पता चलेगा तो वो खुद ही आप पर भड़क पड़ेगी। देखना तब इस घर में कितनी दरार आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो दरार इतनी बढ़ जाए कि वो भैया को लेकर अलग ही हो जाए। तुझे कहा ना, जा जाकर अपना काम कर, समझ नहीं आता तुझे। कुछ ही घंटों के अंदर सुनीता की बहू पूजा रोहित के साथ दरवाजे पर आती है। सुनीता उसकी आरती उतार कर उसका गृह प्रवेश करवाती है। शादी की सारी रस्में खत्म हो जाती हैं। अगली सुबह जब पूजा अपनी पहली रसोई के लिए किचन में जाती है तो वो देखती है कि उसकी सास पहले से ही किचन में है। माँ जी, आप किचन में? पूजा की आवाज सुनकर सुनीता घबरा जाती है। अरे बहू, तू तो कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गई, अभी तो सुबह के 5 बज रहे हैं। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, आप भूल गई क्या? अरे हाँ, मैं तो सच में भूल गई थी। वो क्या है ना, शादी की इतनी सारी रस्में थी और कामकाज में बहुत सारी चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। अच्छा बहू, मैंने सारा सामान निकाल कर रख दिया है, तू अपने हिसाब से खाना बना लेना, और हाँ याद रखना कि खाने में मीठा जरूर रखना। इतना बोलकर सुनीता हड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। ये देख पूजा को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप खाना बनाने लगती है। जब खाना बन जाता है और टेबल पर लग जाता है तो सभी लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं। यहाँ तक कि सुनीता अपनी बहू को शगुन के तौर पर सोने के कंगन देती है, जिसे देख पूजा बहुत खुश हो जाती है। समय यूं ही गुजरता है और सुनीता के घर में खुशियां बनी रहती हैं, लेकिन कौन जानता था कि उसके घर की खुशियां बहुत जल्द भंग होने वाली हैं। ऐसे एक दिन पूजा किचन में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी सुनीता कहती है, बहू किचन छोड़ दे, यहाँ की सफाई मैं और काजल कर लेंगे। लेकिन माँ जी, मैंने तुझे बोला ना, जा यहाँ से। सुनीता की ऐसी बातें सुनकर पूजा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है और इस बात पर गौर नहीं करती कि आखिर उसकी सास ने उसे वहाँ से क्यों भगाया। अब सुनीता के घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पूजा को घर में आए कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन सुनीता और काजल किसी काम से पड़ोस में गई हुई थी। रोहित भी अपने काम पर गया था। पूजा रसोई में सफाई कर रही थी। सफाई करते करते उसकी नजर फर्श पर पड़ी। एक भारी कालीन पर गई। जब उसने कालीन हटाई तो उसे फर्श के बीच में एक लकड़ी का कुंडा नजर आया। अरे, ये फर्श के बीच में लकड़ी का दरवाजा जैसा क्या है? क्या इसके नीचे भी कोई कमरा है? मुझे तो इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। पूजा की जिज्ञासा बढ़ जाती है। वो उस कुंडे को पकड़कर जोर लगाती है तो फर्श का एक हिस्सा दरवाजे की तरह खुल जाता है। नीचे अंधेरा था और सीढ़ियां बनी हुई थी। पूजा रसोई से एक मोमबत्ती उठाती है और धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है। जैसे वो नीचे पहुंचती है वो हैरान रह जाती है। वहाँ एक बहुत बड़ा कमरा था जो राशन से ठसाठस भरा हुआ था। हे भगवान, इतना सारा राशन! चावल की दर्जनों बोरियां, दाल के बड़े बड़े डिब्बे और तेल की कनस्तर। यहाँ तो इतना सामान है कि पूरा गांव 1 साल तक खा ले। पर माँ जी तो हमेशा कहती हैं कि राशन खत्म हो गया और पैसे बचाकर चला करो। पूजा भी सामान देख ही रही थी कि तभी अचानक ऊपर से रसोई का वो लकड़ी का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। पूरे तहखाने में अंधेरा छा जाता है। अरे, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? कोई है? माँ जी, काजल दीदी, बचाओ, मैं यहाँ नीचे फंस गई हूँ। पूजा का दम घुटने लगता है और वो डर के मारे रोने लगती है। तभी उसे ऊपर से पैरों की आवाज सुनाई देती है। सुनीता और काजल घर वापस आ गई थी। सुनीता रसोई में आती है और देखती है कि फर्श पर बिछी कालीन हटी हुई है। देख काजल, मैंने कहा था ना कि बहू पर नजर रख। देख, इसने कालीन हटा दी है। जरूर इसने दरवाजा खोलने की कोशिश की होगी। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी नीचे से हड़बड़ाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर काजल कहती है, माँ मुझे तो लगता है वो नीचे ही है, तभी तो दरवाजा ऊपर से गिरकर बंद हो गया। चुप कर, अगर वो नीचे है तो उसे वहीं रहने दे। उसे इस राज का पता चल गया है, अब वो हमें चैन से जीने नहीं देगी। पूजा नीचे से सब सुन रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सास जानबूझकर उसे नीचे छोड़ना चाहती है। माँ जी, मैं नीचे हूँ, प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपने इतना सारा राशन यहाँ क्यों छिपाया है? क्या रोहित को इस बारे में पता है? सुनीता घबरा जाती है। वो जल्दी से दरवाजा खोलती है और पूजा को बाहर निकालती है। पूजा बाहर आते ही बुरी तरह हांफने लगती है। माँ जी, ये सब क्या है? आपने इतना सारा सामान यहाँ क्यों छिपा रखा है? और जब मैं नीचे थी तो आप दरवाजे क्यों नहीं खोल रही थी? बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस दरवाजे को हाथ लगाने की? तुझे किसने हक दिया मेरे घर के राज जानने का? और चुपचाप अपने कमरे में जा, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ भाभी, ज्यादा सयानी मत बनो। इस घर के कुछ कायदे कानून है, उन्हें मानोगी तो ही यहाँ रह पाओगी। कायदे कानून? झूठ बोलना और सामान छिपाना कौन सा कानून है? रोहित जी को पता चलेगा कि आप उनके मेहनत के पैसों से यहाँ काला बाजारी जैसा सामान जमा कर रही है तो उन्हें कैसा लगेगा? खबरदार जो रोहित को कुछ बताया। वो मेरा बेटा है, मेरी बात मानेगा
और ये राशन चोरी का नहीं है, मैंने जोड़ जोड़ कर रखा है। पूजा को अब समझ आता है कि सुनीता और काजल मिलकर रोहित को बेवकूफ बना रहे हैं। वो तय करती है कि वो रोहित को सब कुछ सच सच बता। रात को जब रोहित घर आता है तो घर में काफी शांति होती है। क्या बात है पूजा, आज तुम बहुत शांत हो, तबीयत तो ठीक है ना? रोहित जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, चलिए मेरे साथ रसोई में। सुनीता बीच में ही बोल पड़ती है। अरे बेटा, थक कर आया है, पहले खाना खा लेने दे। बहू तू खाना परोस। नहीं माँ जी, आज पहले राज खुलेगा फिर खाना बनेगा। पूजा रोहित का हाथ पकड़कर रसोई में ले जाती है और कालीन हटाकर उसे वो तहखाना दिखा देती है। रोहित जब नीचे उतरकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। माँ ये सब क्या है? इतने पैसे जो मैं आपको घर खर्च के लिए देता था, आप कहती थी कि राशन महंगा हो गया, सब्जी के दाम बढ़ गए, पर यहाँ तो भंडार भरा पड़ा है। बेटा वो तो मैं बस बुरे वक्त के लिए बचा रही थी। रोहित इनकी बातों में मत आओ, तुम्हें पता भी नहीं कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया। मैं नीचे बंद हो गई थी, लेकिन मेरी काफी मिन्नत करने के बाद इन्होंने दरवाजा खोला। सोचो अगर मुझे कुछ हो जाता तो। और ये कह रही है कि बुरे वक्त के लिए। अरे बुरा वक्त क्या आएगा जब इस घर में तहखाने में किसी की मौत हो जाएगी तब। बुरे वक्त के लिए? माँ, आपने अपने बहू की जान खतरे में डाल दी। वो नीचे फंस गई थी और अब दरवाजा नहीं खोल रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी माँ और बहन ऐसा कर सकती है। भैया माँ तो बस आपके भविष्य का ही सोच रही थी। भविष्य झूठ पर नहीं टिकता काजल। पूजा मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। रोहित जी, अब जो हो गया सो हो गया। माँ जी, आपने ये सब डर की वजह से किया या लालच में मैं नहीं जानती, पर आज के बाद इस घर में कोई राज नहीं रहेगा। सुनीता और काजल शर्म से सिर झुका लेती हैं। पूजा उस राशन को अगले ही दिन गांव के गरीब लोगों में बंटवा देती है, क्योंकि वो राशन सड़ने लगा था। बहू तूने आज मेरी आंखें खोल दी। सामान जोड़ना बड़ी बात नहीं है, अपनों का भरोसा जोड़ना बड़ी बात है। मुझे माफ कर दे। पूजा अपनी सास को माफ कर देती है और घर में एक बार फिर सब मिलजुल कर रहने लगते हैं। रसोई का वो राज अब खत्म हो चुका था जो इतने सालों से सुनीता अपने बेटे बहू से छुपाते आ रही थी। गायत्री मरने से पहले अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। गायत्री की हालत नाजुक थी, फिर भी वो अंधेरी रात में चलती जा रही थी। अचानक गायत्री के पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो एक चीख के साथ जमीन पर गिर जाती है। कोई बचाओ, मेरे बच्चे को बचा लो कोई। तभी यशोदा नाम की एक औरत वहां से गुजर रही थी। अरे कौन हो तुम? हे भगवान, ये तो पूरे वक्त पर है। इसको तो बच्चे का दर्द होता है। लगता है मुझे इसकी सहायता करनी होगी। घबराओ नहीं, रुको मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। यशोदा गायत्री की मदद करती है और कुछ ही देर में गायत्री एक बेटे को जन्म देती है। मैं एक बिन ब्याही माँ बनने का बोझ अपने सिर न ले सकी। इसके पिता ने मुझे प्यार में धोखा देकर दूसरी शादी कर ली। अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। मेरे बच्चे का ख्याल रखना दीदी। यशोदा कुछ समझ नहीं पाई। उसकी जिंदगी में अचानक ये कैसा रिश्ता जुड़ गया। गायत्री ने आखिरी सांस ली, तभी बच्चा रोने लगा। यशोदा ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। यशोदा बच्चे को अपनी झोपड़ी में ले आई। यशोदा एक कुम्हारिन थी। उसके पति का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। यशोदा की कोई औलाद नहीं थी। मानो भगवान ने उस बच्चे के रूप में यशोदा को जीने का सहारा दे दिया था। भगवान, तूने मुझ गरीब के जीने का मकसद मुझे दे दिया। अब से एक गरीब माँ का प्यार अपने बच्चे को जीवन की सारी खुशियाँ देगा। मैं अपने बच्चे मोहन को खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। धीरे धीरे मोहन 8 साल का हो जाता है। यशोदा उसका बहुत ध्यान रखती थी। यशोदा मोहन को पढ़ाने लिखाने के लिए खूब मेहनत करती थी। एक दिन, माँ, मुझे स्कूल की तरफ से पिकनिक पर शहर घुमाने ले जा रहे हैं। टीचर ने बोला है पिकनिक के लिए सब बच्चे नए कपड़े और जूते पहन कर आएंगे। राजू मुझे चिढ़ा रहा था कि मैं एक कुम्हारिन का बेटा हूँ, मैं नए कपड़े और जूते नहीं खरीद पाऊंगा। यूं उदास मत हो मेरे लाल, मैं तुझे नए कपड़े और जूते दिला दूंगी। घूम आना शहर। अब रोना बंद कर, जल्दी से हंस दे। यशोदा मोहन को नए कपड़े और जूते खरीद देने के लिए बहुत मेहनत करती है। दिन रात जाकर घड़े और बर्तन बनाती है और गांव-गांव जाकर बेचती है। शरीर से ज्यादा मेहनत करने की वजह से यशोदा की तबीयत भी खराब रहने लगी थी, पर वो मोहन को अपनी तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताती और पैसे जोड़कर उसे नए कपड़े और जूते खरीद कर दे देती है। माँ, नए कपड़े और नए जूते, अब मैं भी पिकनिक पर शहर जाऊंगा। माँ, तुम बहुत अच्छी हो, मैं ये सब राजू को दिखा कर आता हूँ। मोहन के चेहरे पर खुशी देखकर यशोदा भी खुश हो लेती थी। वक्त बीता और मोहन बड़ा हो गया था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। एक दिन, मोहन बेटा, सारी तैयारी हो गई शहर जाने की? हाँ माँ, कल सुबह की बस है। कुछ दिनों बाद मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी, फिर मैं तुम्हें बुला लूंगा। शहर में मोहन की नौकरी लग गई थी। यशोदा मोहन के बिना उदास रहने लगी थी। उधर मोहन अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया और यशोदा की तरफ से उसका ध्यान हट गया। एक दिन, अरे भैया, मेरे बेटे मोहन का कोई फोन तो नहीं आया?
मैंने तुम्हारी दुकान का नंबर दिया था मोहन को। नहीं यशोदा बहन, मोहन बेटे का कोई फोन नहीं आया। बेचारी रोजाना यही पूछने आती है और निराश होकर चली जाती है। पता नहीं ये आजकल के बच्चे नौकरी वाले होकर अपने माँ बाप को कैसे भूल जाते हैं। कई महीनों तक मोहन का कोई फोन नहीं आता है। एक दिन मोहन गांव आता है। अरे मोहन, तू अचानक, मेरे बच्चे तो कैसा है? तूने आने की कोई खबर भी नहीं दी। ये तेरे साथ कौन है बेटा? माँ मैं ठीक हूँ, बस समय नहीं मिला तुम्हें कुछ भी बताने का। अब ये तुम्हारी बहू है अनुराधा। बस कुछ खास मेहमानों के बीच हमने शादी कर ली थी। मोहन की बातों को सुनकर यशोदा के दिल पर मानो किसी ने तेज प्रहार किया हो, पर उस वक्त यशोदा ने अपने आप को संभाला। एक दिन, सुनो, हमें और कितने दिन यहाँ इस गांव में रहना पड़ेगा? मेरे से बिना एसी और बिना लाइट पानी के यहाँ नहीं रहा जा रहा। गाय भैंसों के गोबर की बदबू मेरे से अब और बर्दाश्त नहीं होगी। तुमने बोला था सिर्फ तुम अपनी माँ से मिलकर 2 दिन बाद ही शहर वापस चलोगे। कल सुबह ही हम शहर वापस चल रहे हैं। मैंने बोल दिया सो बोल दिया। ठीक है, मैं माँ को बोल देता हूँ कि हम कल सुबह ही शहर वापस जा रहे हैं। यशोदा दोनों की बातें सुन चुकी थी। मोहन बहाना बनाने लगता है। माँ वो ऑफिस से ना फोन आया था, इसलिए जरूरी जाना पड़ेगा, काम है। बस यही बात अनुराधा और मैं कह रहे थे। माँ मुझे एक बात और कहनी थी। आपको पता ही है शहर के फ्लैट बहुत छोटे और महंगे होते हैं, तो हम लोग आपको वहाँ कैसे, मतलब माँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम दोनों के लिए भी वो फ्लैट छोटा पड़ता है। मतलब अरे बेटा, मैं तो वैसे भी अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर हूँ। गांव की मिट्टी से मुझे इतना लगाव है कि शहर की हवा मुझे रास नहीं आएगी। मेरी उम्र गुजर गई गांव में ही मिट्टी के घड़े और बर्तन बनाते हुए, और मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी के अब आखिरी दिन भी इसी गांव में ही कटे। मोहन यशोदा को फिर एक बार अकेला छोड़कर शहर चला जाता है और अपने काम और अपने परिवार में व्यस्त हो जाता है। एक दिन यशोदा अपने पड़ोस में रहने वाली मालती के पास जाती है। मालती बहन, मुझे पता चला तुम शहर जा रही हो। ये मेरे बेटे का शहर का पता है। उसे मेरे हाथ के बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। अगर तुम ये मेरे बेटे मोहन को दे दो, और ये चिट्ठी भी मेरी तरफ से उसे दे देना। हाँ हाँ यशोदा बहन, मैं ये बेसन के लड्डू और तुम्हारी दी हुई चिट्ठी मोहन को पकड़ा दूंगी। तुम चिंता मत करो। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रही? बस ऐसे ही थोड़ी थकान है और कुछ नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। मेरा ये काम करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दिन मालती शहर जाती है और मोहन से मिलती है। वो मोहन को यशोदा के दिए बेसन के लड्डू देती है और साथ में चिट्ठी भी पकड़ाती है। मालती के जाने के बाद मोहन यशोदा की लिखी चिट्ठी खोलता है। मोहन मेरे लाल, तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मालती बहन के हाथ तेरी पसंद के बेसन के लड्डू बनाकर भेज रही हूँ। रोजाना 1 गिलास गर्म दूध के साथ ये लड्डू खा लिया करना बेटा। शहर में रहकर बहुत कमजोर हो गया है। मैं तुझे अपनी जिंदगी का एक राज बताना चाहती हूँ। जब तक तू ये बात इस चिट्ठी में पढ़ेगा, तब तक मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। मोहन, तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया था। तेरी माँ ने मरते वक्त तुझे मेरी गोद में डाल दिया था। जब तू मेरी गोद में आया तो मुझे लगा मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी को जीने का मकसद मिल गया। तुझे बाहों में भरकर मैं अपने सारे दुख भूल गई। मैं उस वक्त एक गरीब माँ का प्यार अपने बच्चे पर लुटा देना चाहती थी। आज मेरा बच्चा इस लायक हो गया है कि वो अपनी माँ के बिना जिंदगी जी सकता है। अब मुझे कोई चिंता नहीं, मैं आराम से मर सकती हूँ। मोहन, मुझे काफी समय से ब्लड कैंसर है, पर मैं ये बात बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए जब तुम गांव आए, मैंने अपनी बीमारी की बात तुम्हें नहीं बताई। मुझे क्षमा कर देना बेटा, अगर मुझसे तुम्हारी परवरिश में कभी भी कोई भूल हुई हो। तुम्हारी माँ यशोदा। माँ मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। मोहन उसी समय गांव के लिए निकल पड़ता है, पर शायद उसे पहुंचने में देर हो गई थी। यशोदा इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। मोहन यशोदा का अंतिम संस्कार करता है और माँ से अपने किए की माफी मांगता है, पर यशोदा उस वक्त रोते हुए मोहन को गले नहीं लगा सकती थी। एक माँ अपने बेटे से दूर जा चुकी थी।